डॉक्टर लाल रत्नाकर साहब, अभी अभी लोक कलाओं पर बात करते हुए आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि आप एक आदिवासी महिला या आदिवासी परिवार के घर पर जो चित्र देखा था, सीढ़ी बनी हुई, उसके ऊपर एक रेखा खींचकर ऊपर जो है 10 गोले बनाए गए और पूछने को पता चला कि यह रावण का चित्र है। निश्चित रूप से रावण आदिवासी समाज में सम्मान का एक पात्र है, लेकिन अगर कोई उत्तर प्रदेश का, बिहार का आदमी या कोई रामचरितमानस के जो कथानक है उससे जो प्रेरित होकर के आदमी उसके कॉन्सेप्ट से सोचेगा तो वह रावण को एक दूसरे तरह से सोचेगा। तो ये जो है एक ही चित्र के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो चीज़ जोड़ती है वो ये है कि आपने जो मेजॉरिटेरियन जो लोग हैं भारत के, वो शिल्प कलाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मिट्टी की कला हो, चमड़े की कला हो, काष्ठ कला हो, सिलाई की हो, कपड़े पे चित्रकारी, बुनकारी, इस तरह की। आपने बताया था कि चारपाई भी बुनने में लोग जो है चित्रात्मकता का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है मेजॉरिटी जो थी वो क्या थी, शिल्प समाज से थी, शिल्पकारों के समाज से थी। और शिल्पकारों के समाज में ये परंपरा थी कि स्त्री पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करती थी और बराबर की हकदार थी। अब यह नहीं है कि कुम्हार बर्तन गढ़ रहा है तो उसकी स्त्री जो है केवल खाना बनाने में मशगूल है, नहीं, वह जो है बराबर उसको काटेगा, बर्तन को सूत से वो उसको पकड़ेगी, उठा करके वो सही जगह पर रखेगी जहाँ ज़्यादा धूप नहीं हो, ज़्यादा छाँव नहीं, उसको सब इंजीनियरिंग मालूम है। उसकी रंगाई करेगी, उस पर गेरू लगाएगी और उसको सही टेम्परेचर पर सुखाएगी। तो ये जो है महिलाओं का योगदान है लोक कलाओं में बराबर का, और जिसको आपने चित्रकलाओं में लाने की कोशिश किया और लाया है, ठीक है। जो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा था मैं, जो हाथ का छापा है, ठीक है। अब हमने देखा है अपने जीवन काल में, मेरे घर में भी, जब एक बैसाखी पूर्णिमा होती है जिसको कि भगवान बुद्ध की त्रिविध पावनी पूर्णिमा कहते हैं, जब उसका होता था तो वो हम लोगों के घरों में, बहुजन समाज के घरों में जो है वो पूर्णिमा मनाई जाती थी। और उस पूर्णिमा में चावल के जो दाने हैं उसको भिगा करके, पीस करके और उसका रंग बना करके सफ़ेद, और वह जो है सफ़ेद रंग जो है उसको पहले पोत दिया जाए दीवारों पर और फिर गेरू में हाथ करके उस पर छापे लगाए। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं कि वह भगवान बुद्ध के जो 5 शील हैं उसका रिमाइंडर है। वो रिमाइंडर क्यों है? क्योंकि बार बार जब आदमी जो है दिन भर में न जाने कितनी गलतियाँ होती हैं, नैतिक अनैतिक, तो वो आदमी शीलों को ग्रहण करता है। जब वो अध्यात्म में जाता है, ध्यान में जाता है, जिसको पूजा में कन्वर्ट किया गया बाद में, तो वो उनको क्या करता है, रिमाइंड करता है अपने को कि भाई हमको प्राणी हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी आदि है। तो 5 शीलों का प्रतीक है। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशंस जो है चेंज होते रहे हैं। और जैसे धार्मिकता की हम लोग बात कर रहे थे, तो धार्मिकता भी क्या है, प्रकृति पूजा से ही शुरू हुआ है पूरा आदिकाल से लेकर के। और उस प्रकृति पूजा में जो है, जो प्रकृति के जो तत्व हैं उन्हीं की पूजा की बात है। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन बाद में बदलते बदलते कैसे वो चीज़ें बदल गई और वो प्रतीकों को कैसे भगवान, देवी देवता और इच्छाओं को पूरा करने वाले आदि में बदल दिया गया। इसको आप एज ए चित्रकार, एक चित्रकार के रूप में जो चित्र आपने बनाया है और जो इंटरप्रिटेशन आप जो करना चाहते हैं और लोगों का इंटरप्रिटेशन, इसमें आप कैसे देखते हैं, इस द्वंद्व को आप कैसे देखते हैं? ये बात एक बड़ी अजीबोगरीब आपने बताई कि बहुजन समाज के परिवारों में कुछ
जो अभी हम आदिवासी बात कर रहे थे, जी क्योंकि हमने जो गुदना की प्रवृत्ति है जी जी वो उसका मैक्सिमम जो हमने अपने थीसिस में अपनी पीएचडी में लिया है वो मोस्टली ट्राइब महिलाएं, हम्म, और ट्राइब महिलाएं हमें जोड़ती हैं हमारे इतिहास से। निश्चित। जो उस समय के लोकगीत हैं, जो उस समय शास्त्रों की तो मैंने नहीं देखा पढ़ा है, बट जो लोकगीतों में हैं कि वो कहा गया है कि बाजूबंद, जो बाजूबंद का एक आभूषण होता था, वो बाजूबंद तो उस समाज का था जो संपन्न था, सोने चांदी और इसका उसका लेता था। जी जी। लेकिन उसी बाजूबंद की आकृति का एक गुदने का जो ऐसी ट्राइब महिलाओं के शरीर पर, और कई जगह तो हार जो ये वाला हंसुली वाला एरिया होता है, इस पर भी हमने गुदना दिया का, और हमारे थीसिस में वो फोटोग्राफ भी है। अद्भुत। तो ये जो उनका एक पूरा जो कला के प्रति, और उसका जब आप जोड़े बाद में हमें, जब हमने चाइना के एक्यूपेंचर की बात की, तो मुझे लगता है कि उन महिलाओं को, चूँकि वो लोग इतने प्रकृति से जुड़े हुए थे, एनाटॉमी का उनको नॉलेज था कि वो ऐसे ऐसे अंगों पर गुदना गुदाते थे जो कालांतर में औरतों को जिस तरह की जहाँ की कठिनाइयाँ होती, तो गुदना गोद देने से उसका जो विष का वहाँ कलर के साथ वो समाविष्ट करते थे, तो हमें लगता है एक तरह का उपचार भी वो करते, एक तरह एंटीडोट होता है। एग्जैक्टली। तो ये जो सब चीज़ें हमने देखी, तो उसका जो वैज्ञानिक आधार है वो तो अलग है, लेकिन हमने जो उसका कलात्मक रूप देखा कि वो जो शास्त्रों में या जो लोकगीतों में अंग पर, प्रत्यंग पर नाना प्रकार के आभूषणों की बात की गई है, वो उस समाजों में गुदने के रूप में है। और अभी हम अपनी मदर वगैरह को भी देखते हैं तो उन लोगों के भी हाथ पे गुदना है, और यहाँ पर भी है, बाजूबंद का जो पॉइंट है वहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी एक बना हुआ है पान का पत्ता या इस तरह का कुछ बना हुआ है, लोग नाम लिखा लेते हैं। तो ये जो बहुत रिच परंपरा थी गुदना, गुदना गोदने वाले भी पुरुष कम होते थे, स्त्रियां ही ज़्यादा होती थी। चूड़ी पहनाने वाले पुरुष कम होते थे, स्त्रियां मैक्सिमम होती थी। इसी तरह से बहुत सारे जो पैर बनते थे, एक पर्टिकुलर समाज के लोग थे, वो पुरुष नहीं थे, वो स्त्रियां थी। और उनकी जो 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 आपने शादी विवाह में देखा होगा कि इतने सुंदर से पैर वगैरह रंगे जाते थे, डिजाइन बनती थी, इतनी अल्पना बनती थी, उस पर पक्षी को बना देते थे, वही दो फाड़ करके बांस पे उससे किस तरह से उसको खींचते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो रचने वाली हमारी आदि आबादी थी, और उस आदि आबादी का जो प्रसंग था, जो आपने अभी सीढ़ी वाली बात पूछी थी शुरू में रावण से, तो ठीक है कि उन्होंने वहाँ राम नहीं बनाया, हमें राम बहुत कम मिले। राम का जो चित्रों के साथ, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रों में, तो लोक में तो कहीं नजर ही नहीं आए, लोक में नजर नहीं आए। लेकिन वो जो अन्य तरह की चीजें थी, जैसे हाथी का चित्र है, सूर्य का, चंद्र का, गोले का, और अकुशी, सबसे ज्यादा अकुशी का इस्तेमाल उन्होंने किया। अकुशी मतलब? अकुशी होता है जो ऐसे, अकुशी माने जैसे वो एक लाइन को मोड़ देते हैं ऐसे ना, हंसुए की तरह से, हंसुए की तरह से बना देती है, उसका खूब जबरदस्त प्रयोग हुआ है अकुशी। यानी कि उस समय उसका बहुत महत्व था कि अकुशी, जो चाहे वो फसल कटाई का मामला हो, चाहे फल तोड़ने का मामला हो, या मछली फंसाने का मामला हो, हर जगह वो यूज होता था, तो उसका उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। तो तमाम इस तरह के चित्रों में अकुशी है, या अर्गला की जगह यह। तो अब वो जो है उसी में फिर वो उनके त्रिभुज भी हैं, और बहुत सारे ऐसे उनके चित्र हैं जो आप देखेंगे कि उन्हीं ज्यामितीय आकारों को उन्होंने उलट पलट करके विभिन्न पशु पक्षियों की आकृति बना दी। और अगर उन्होंने वृक्षों का भी, अगर वृक्ष का भी अंकन किया है, तो उसमें भी कोई लयात्मक वृक्ष नहीं है, उसमें भी वही उनके प्रतीकात्मक जो सिंबल्स हैं, जो ये सब चीज़ें हैं, उसका ही उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब जैसे 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 आप देखेंगे कि
कई जगह तोरण के पत्ते लगा दिए जाते हैं, उन्होंने पत्ते नहीं बनाए, उसमें तोरण बना दिया, उन्होंने एक लाइन खींची और त्रिभुज 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 बना दिया, 2 लाइन बना दिया, 3 लाइन बना दिया। तो ये जो उनकी जो परंपरा में, उनकी जो कला में ये सब चीज़ें थी, उसको उन्होंने मतलब खुद उसको अनुभव किया था और उसे वो बनाती थी। तो ये जो उनकी कारीगरी थी, फिर मैं घुमा करके वहीं आता हूँ कि इनकी जो ये सारी कारीगरी थी, जो लोग कलाकारों की, जो लोग में मैक्सिमम महिलाएं थीं, तो वो उसके प्रति वो सजग रहती थी, जागरूक थी, और वो अपने जो परंपरा से चले आए प्रतीक हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती रहती थी। उनकी कोई पुस्तक नहीं होती थी, बड़े बूढ़ों के साथ वो उसको सीखती थी, और जब हम उस पर बात करते थे तो कुछ गीत गा करके भी वो बताती थी चित्रों के बारे में। तो कुछ गीत थे कि जैसे माथे पे गले में उमेल गोदे, उसे गोदनहारे की बात करती थी, हे गोदनहार तू मेरे बाजू बंद पर बाजू पर बाजू बंद गोदना और नाक पर गुलाब गोदना, और फला जगह वो गीत गाया जाता था कि ये जो उनके गीत के साथ, संगीत के साथ वो चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो ये एक तरह का जो उनका कला संसार था, हाँ यस इस तरह का। तो ये जो पूरा उनका कला संसार था वो प्रतीकों पे बेस्ड था, और कालांतर में क्या हुआ है कि इन प्रतीकों को एकदम से पता नहीं कैसे ये खत्म हो गया। ये जानबूझ करके खत्म किया गया या ये सहज लोक से ही नदारद हो गया, आपको ये बहुत कम दिखाई देगा। अब तो बहुत जगह नागपंचमी के बाजार में बने बनाए चित्र मिलते हैं, उसको चिपका के लोग काम कर लेते हैं। शादी ब्याह के लिए ऐसे चित्र आते हैं, उसको चिपका के काम कर लेते हैं। तो ये जो पहले था वो बाकायदा हमारे उस महिला मंडल का, उस समाज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए, हमारे कला की उन्नति अवस्था के लिए। अच्छा, ये जो आप चित्र बनाते हैं उसमें रंग भी भरते हैं। आधुनिक समय में जो साइंस और तकनीक की तरक्की के दौर में ये बहुत सर्वसुलभ है कि विभिन्न तरह के रंग अवेलेबल हैं, कच्चे से पक्के से लेकर के सिंथेटिक से लेकर के तमाम तरह के, उस तरह की तुलिकाएँ भी आपको अवेलेबल हैं, उस कई नंबरों की, कई क्वालिटी की, ठीक है, आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इतिहास और पुरातत्व की बात है, ईसा के भी बहुत पहले मैंने अखबारों में पढ़ा, कर्नाटक में ईसा के 300 साल पहले एक गुफा में चित्र बने हुए हैं, और जो आप त्रिभुज की बात कर रहे थे, रेखा की बात कर रहे थे, बिल्कुल वैसे मनुष्य का चित्र बना हुआ है, पशु का गोला बना हुआ है एक केवल, और 2 लाइनें खींच दी गई, हाथ हो गया, एक सीधी लाइन जो है लंबवत खींची गई, धड़ हो गया, और नीचे फिर 2 खींच दी गई तो वो पैर हो गया। और ये जो है एक सीरीज, एक पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर जैसे कि कोई एक समूह किसी उत्सव में जा रहा हो या किसी मृत्यु शोक में शामिल होने के लिए जा रहा हो, इस तरह का जो है, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें जो रंग भरा गया, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो आज तक है, वो रंग आज तक है। वो मुझे, मैंने जो है गुरऊपुर एक जगह है मिर्ज़ापुर की पास में, मैंने खुद भी देखा है, मैंने फोटोग्राफ भी की है उसकी। मैं चित्रकला का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरी रुचि है इतिहास में, पुरातत्व में। तो मैं आश्चर्यचकित था उन रंगों की सुंदरता और उनका जो, उनकी जो दीर्घजीविता है, इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहे। मैंने बार बार लोगों से सवाल किया, और आपसे भी मैं सवाल किया, ये कैसे संभव है कि जो तकनीक नहीं थी, और वो जो गेरुए कलर से मिलता जुलता कलर है, और वही रंग आपको गुरऊपुर मिर्ज़ापुर में मिलेगा, वही कर्नाटक में मिलेगा, वही आपको जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में जो ईसापुर के जो चित्र है उस तरह के जो है मिले हैं। और ख़ास बात यह है कि जो उसके बाद भी चित्रकारी हुई है, आप तो चित्रकला से संबंधित रहे हैं, जानते होंगे कि जो महिलाओं के चित्र हैं वही जो है प्रीडोमिनेंटली जो है वही ज़्यादा मिले हैं। उन्हीं की पूजा होती थी, देवियों की पूजा होती थी, खाली एशिया में नहीं, यूरोप तक।
तो एक जो है, एक बयार जो है पूरे संस्कृति के विकास के साथ, मनुष्यता के विकास के साथ, और इस धरती में जो है सामाजिक जीवन के विकास के साथ, उसमें जो है स्त्री का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और न जाने कैसे ईसा के पहले की शताब्दियों के बरक्स जो है, उसकी बाद की शताब्दियों में वो एक डिमिनिश होता गया, बुझता गया। वो जो चमक थी स्त्री की, जो स्त्री मालिकाना हक रखती थी, पूरा घर चलाती थी, उसके हुक्म पर सारा काम होता था। अब इसको आप जो है कैसे देखते हैं? और मैं ये भी जोड़ूंगा इसमें कि निश्चित रूप से आपने उन परंपराओं को, शायद वो दिमाग में कहीं न कहीं है आपके, कि उनको जो है पुनर्स्थापित किया जाए, स्त्री के उस महत्व को पुनर्स्थापित किया जाए, उसके हक को फिर से जो है रिस्टोर किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी कि जो ये गुफाओं में प्री हिस्टोरिक चित्र मिले हैं वो आज तक हैं। जी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि चित्र बनाने की एक प्रक्रिया है, और कोई भी युग रहा हो, उन्होंने इस बात का इजाद किया होगा कि गीला लेप लगा करके उस पर जो मिनरल कलर्स होते थे, जैसे गिरू वगैरह जिसको आप कह रहे हैं कोयला का, तो उस गीले प्लास्टर पर वो जो प्लास्टर बनाते थे, उस पर गीले प्लास्टर पर वो उस सूखे रंग को डाल करके, ये यूरोप में भी इस तरह का काम हुआ है जो आज तक चल रहा है। तो जब उस प्लास्टर के साथ वो कलर मिल जाता है तो वो दीर्घजीवी हो जाता है, वो कभी नहीं हटता। आपने अगर इस चीज़ को और एडवांस लेवल पर देखा हो तो जो मुगल काल के तमाम उनके स्मारक हैं, उन पर जो चित्र बने हैं, वो बिल्कुल जो उनके जो 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 कलर्स हैं आज भी टाइल्स की तरह आपको चमकते हुए नजर आते हैं। तो चूंकि वो दौर जो था उसमें सीमित कलर थे और सीमित रंगों की उनको जानकारी थी, लेकिन ये शायद वो समझ गए थे कि अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये नहीं रुकेंगे। उसको गीले प्लास्टर पर उन्होंने तकनीक उन्हें पता थी, और उस गीले प्लास्टर पर अगर वो लाइन खींचा तो उन्होंने ज़रूर पता होगा, तो उन्होंने गीले प्लास्टर पर उस रंग को लगाया, और यही कारण है कि आज तक वो जिंदा है, वो लाइनें जिंदा हैं। जैसे वो एक सिस्टम है, वो एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया की उनको जानकारी निश्चित तौर पर रही होगी, क्योंकि दुनिया के सभी प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग्स मिलती हैं सब उसी एक सामान्य कलर में मिलती हैं, और उनके विषय भी लगभग वही होते हैं। शिकार के विषय होते हैं, और एक साथ रहने के विषय होते हैं, एक नृत्य के विषय होते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि वो मातृदेवी या मातृशक्ति का सम्मान था, तो निश्चित तौर पर उस ज़माने में स्त्री पुरुष से अलग नहीं थी, उसकी सहयोगिनी थी, और वो बहुत कुछ काम करती थी जो पुरुष नहीं करता था, क्योंकि पुरुष के अपने तरह के काम रहे होंगे और इसके अपने तरह के काम रहे होंगे, बल्कि तो स्त्री की ज़्यादा ही रहे, स्त्री का सहयोगी ज़्यादा पुरुष था, हाँ। क्योंकि पुरुष केवल बाहर से ऑपरेट करके वो लाता था, बाकी सारा मैनेजमेंट वो उसी का था, पकाना। और अगर आप कांचा इलैया से कभी बात करेंगे जी, तो कांचा इलैया बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है डेवलप हुई है ना, ये बुफेलो संस्कृति है, माने भैंसा संस्कृति, भैंस की संस्कृति है, ये गाय की संस्कृति नहीं है। हमारे जो भैंसें जो थी, उनसे जो दूध, उनके जो नाना प्रकार के व्यंजन जो बने, ये सब इसी बहुजन के कंट्रीब्यूशन है, वो कोई लैब में नहीं बने, कोई आज का तो दूध है नहीं। उनका ये मानना है, और साइंटिफिकली इसको तय करते हैं, ये बहुजन की खोज है। तो बहुजन जो समाज था ना, केवल एक फील्ड में काम नहीं कर रहा था, वो आर्ट में भी कर रहा था, वो डांस में भी कर रहा था, वो भोजन में भी कर रहा था, और भी तरह के, जैसे आपको गुजरा के माना उदाहरण दिया, तो वो एक साइंटिफिकली एक उपचार भी कर रहा था, वही शिल्पी समाज। तो आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे महिला समाज का है, जिसको कि हम समय समय पर इग्नोर करते आए हैं, और ये जो इग्नोरेंस है ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ही भयावह है। अगर उनको हम इस तरह से इग्नोर करते जाएंगे, और जिस नए भारत की संकल्पना की जा रही है उसमें तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ें जिसकी हमें जानकारी ही नहीं है कि कितना हमें अभी ये बात बहुत ही संदर्भ से नहीं कही जा सकती, लेकिन कई लोगों का, कई साइंटिफिक लोगों का मानना है कि जो ये केसरिया बाना है
और इसका जो घूंघट है, उसके अंदर की जो शकल है बड़ी खतरनाक है। जी जी। तो आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं तो हमारी पूरी लगभग हमारी ये संस्कृति नष्ट हो चुकी है। बाजार के पोस्टर हमारे घर में आ गए हैं, बाजार की चादरें हमारे घर में आ गई हैं, वो भी खास तौर से अगर देखा जाए तो ये सब चाइना ने हमें परोस दिया है। हमने अपने जो क्राफ्ट हैं, हमने अपने जो उद्यम हैं, उनको बहुत इग्नोर किया है। हाथों का काम लगभग बंद हो गया है। लगभग बंद। और इसी सबसे देखिए ये कला के साथ ही पैरालिसिस का समय आ जाएगा। कला, शिल्प और बेरोजगारी। आज हम शिक्षा के साथ अपनी उन चीज़ों को उस समाज तक नहीं पहुंचा पाए जो उनका रियल लवर है। आप अगर दुनिया में देखेंगे तो लोग को दुनिया के तमाम जो अच्छे समृद्ध देश हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं। उनके यहाँ लोक संस्कृति बढ़ाई जा रही है और हमारे यहाँ लोग क्या, जो उन्नत संस्कृति है उसी की ऐसी की तैसी हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लंबा आपने समय दिया और हमारी तमाम इस तरह की चीज़ों पर बात। अरे भाई धन्यवाद तो उसका होता है कि जिसने ये सुझाव शुरू किया। हम तो रोज यहीं बैठे गर्मी में तप रहे हैं। धन्यवाद कि जो देखने सुनने वाले लोग हैं उनको आपकी कलाओं में जो रुचि है तो निश्चित रूप से वो ये सब जानना चाहते हैं कि आप पर्टिकुलरली ये विषय ही क्यों उठाते हैं, शिल्पियों के विषय ही क्यों उठाते हैं, उनकी स्त्रियाँ क्यों। गोधना की आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। जिसके पास कहना नहीं है उसके पास विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? उसके पास विकल्प है। उसने तो परमानेंट कहना बोल दिया। मेरे थीसिस पे आप देखेंगे कि एक यंग लेडी है और उसको पूरा यहाँ पर गोधना से हार बनाया। कैसे उसको फील किया होगा उसने। और उसको दिखाने के लिए वो कपड़े भी नहीं पहनती। आश्चर्य, मतलब ये उसका आभूषण दिखे इसलिए वो कपड़े नहीं पहनती। बहुत मुश्किल से उसने फोटो लेने दिया। ट्राइब्स की लेडी, तो वो जो है बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। और वो मेरे चित्रों में, तो मैं अगर थोड़ा समय मिला तो मैं उसको भी आपसे बातचीत करने के बाद मैं नए सिरे से उनको रिवाइव करूँगा। इस तरह के चित्र ले आऊँ। रिवाइव होना चाहिए। और ये हमारी जो संस्कृति है जो डिमिनिश हो रही है, जिसका क्षय हो रहा है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन हो, इस बात को लोग महसूस करें कि हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति खाली यही नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन लिया, अच्छे गहने पहन लिया, बल्कि हमारी प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने की जो परंपरा है वो महत्वपूर्ण है। उसी से ये पृथ्वी चलेगी, उसी से मनुष्यता जीवित रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।